अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अब तक क्या कुछ पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ऐसी मेम्ब्रेन जिनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते। मींस के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो जाते हैं और जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं जिनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है तो वो क्या होते हैं, उस मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते। तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन हम लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन एक ऐसी मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है ये वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं मूव करते हैं। कहाँ से मूव करते हैं? जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होती है। देन हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब जो है ये सेल मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। और डिफ्यूजन का प्रोसेस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देन हम लोगों ने डिफाइन पढ़ी थी पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी को एक्सपैंड जो है वो एक्सपैंड नहीं करते। ठीक है, तो उस टाइप की डिफ्यूजन का हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। देन हम लोगों ने फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन्स के बारे में पढ़ा कि फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्या होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन से खुद से पास नहीं हो सकते हैं। उनको पास करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होती हैं? कुछ प्रोटीन्स चाहिए होती हैं जिनको हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी कहते हैं। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते वो इन प्रोटीन की मदद से क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। और इस टाइप की डिफ्यूजन को हम लोग फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट, अब आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। ये जो है डिफ्यूजन का क्या है? बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है और इसमें लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाएगा? हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 90% जो है वो पूछ लिया जाता है। डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। कहाँ से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। और ये होती किस तरह है? लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। देन हमें बताया गया द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी सॉल्यूशन। हम लोग ऑस्मोसिस के जो कंसेप्ट है उसको मेमोराइज कर सकते हैं या अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू? टॉनिसिटी के थ्रू। अभी टॉनिसिटी क्या है हम लोग इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन द सोल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। कि एक सोल्यूशन जो है हमारे पास उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कितनी है, ये हम लोग क्या देखते हैं? टॉनिसिटी होता है ये। ठीक है, टॉनिसिटी क्या है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी मिकदार है वो उसकी टॉनिसिटी कहलाता है। और इसके आगे क्या है? 3 एग्जाम्पल हैं। 3 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एंड देन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है।
हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, यानी कि मोर। अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज रिलेटिवली मोर सोल्यूट। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूट की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है हाइपर है, तो हाइपर का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर टॉनिक जो है, मतलब जो सोल्यूट है उसकी मिकदार क्या है, ज्यादा है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज रिलेटिवली मोर सोल्यूट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी। हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है, और टॉनिक का मतलब क्या है, इसमें सोल्यूट है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम होगी वो हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज रिलेटिवली लेस सोल्यूट, कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या है, सोल्यूट की मिकदार कम होती है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। आइसोटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूशंस हैव इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूट, कि उसमें क्या होगा, इक्वल कंसंट्रेशंस होगी सोल्यूट की, मतलब मिकदार जो है वो सोल्यूट की दोनों तरफ बराबर होगी। देन जिस तरह हमें डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सोल्यूट की मिकदार हमारे पास ज्यादा है। जिस तरह के ये जो पिंक डॉट हैं ये वाले, ये सारे हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, ठीक है, हमारे पास सॉल्ट है। और ये जो ब्लू वाले हैं ये हमारे पास क्या है, वाटर है। तो ये वाली साइड जो है, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा नज़र आ रही है, पिंक डॉट जो है हमारे पास ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और राइट साइड पे हम लोगों को ब्लू डॉट नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा है, मीन्स के वाटर ज़्यादा है। तो जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, और जहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। और ऑस्मोसिस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस है क्या, कि वाटर मूव करता है। वाटर किस तरह मूव करता है, कहाँ से मूव करता है, लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो आप देखें कि ये राइट साइड पे जहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वहाँ से वाटर मूव कर रहा है। ये एरो के थ्रू आप लोगों को बताया भी गया है कि यहाँ से वाटर मूव कर रहा है कहाँ पे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस में हमें यही बताया गया था कि वाटर जो है वो मूव करता है लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑस्मोसिस हुई है हमारे पास। तो जब हमारे पास यहाँ पे ऑस्मोसिस हुई है तो ऑस्मोसिस से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे क्या होगा, देखें यहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा थी, सॉल्यूशन की मिकदार ज़्यादा थी, वाटर की मिकदार ज़्यादा थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो गया, क्योंकि वाटर जो है वो मूव कर गया, कहाँ से मूव कर गया, यहाँ से इस तरफ आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार कम थी, डाइल्यूट सॉल्यूशन था, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। तो ऑस्मोसिस में वाटर जो है वो मूव करता है लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, पानी की मिकदार कम हो गई है और यहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे आप लोगों को बताया भी गया है कि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास किस कलर में है, स्काई ब्लू कलर में, ठीक है, ये ब्लू कलर में है। और जो हमारे पास पिंक शेड में आ रहा है वो हमारे पास क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, और भी मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा है, अब हम वाटर बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल, जैसे कि एक एनिमल में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, अगर उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की और सॉल्वेंट की मिकदार क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो वो क्या हमारे पास कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। कि जब एक रेड ब्लड सेल को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, द सेल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसका सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों चेंज नहीं आएगी, बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज रिमूविंग आउट, क्योंकि जिस हिसाब से या जिस मिकदार में पानी सेल के अंदर दाखिल हो रहा है, एंटर हो रहा है, उसी हिसाब से उसी अमाउंट में पानी जो है उसके अंदर से मूव आउट भी हो रहा है, बाहर की तरफ भी जा रहा है। तो उससे इसकी वजह से क्या होगा, उसके वॉल्यूम पे, उसके साइज पे
रेड ब्लड सेल के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर हम कोई भी रेड ब्लड सेल उसके अंदर प्लेस करते हैं, रख देते हैं, तो उस का जो सेल का जो साइज़ है वो हमारे पास ना तो इंक्रीज़ होगा ना ही डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जिस वॉल्यूम से या जिस अमाउंट से पानी उसके अंदर या जो सॉल्यूशन है वो दाखिल हो रहा है, उसी हिसाब से क्या है वो उसके अंदर से आउट भी हो रहा है, बाहर की तरफ निकल भी रहा है। देन नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के हिसाब से। पहले हम लोगों ने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के हिसाब से देखा है कि अगर रेड ब्लड सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अगर सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, हाइपोटोनिक में क्या होता है? जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम होती है, ठीक है। तो जब हम एक सेल को प्लेस कर देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा? वाटर एंटर्स एंड सेल स्वेल्स। वाटर क्या होगा? उसके अंदर दाखिल होगा और सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वो फूल जाएगा। एंड मे रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून, और वो फट जाएगा। कैसे फट जाएगा? जिस तरह हम लोग एक बलून जो है उसके अंदर अगर हम उसमें ज़्यादा हवा भर दें, ज़्यादा पानी भर दें, तो उससे क्या होता है? वो बलून जो है वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है। उसी तरीके से अगर एक सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उस सेल के साथ भी सेम यही होगा कि वो सेल जो है उसका वॉल्यूम सारा ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है कि जब हम किसी भी चीज़ को, सॉरी किसी भी चीज़ नहीं, रेड ब्लड सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो क्या होगा? उसका साइज़ जो है, वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम उसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम ख़राब हो जाएगा, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के साथ क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सिमिलरली एन एनिमल सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल लूज वाटर। उसके अंदर से क्या है? वाटर जो है वो लूज कर जाएगा, पानी सारा निकल जाएगा। एंड विल श्रिंक इन साइज। श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ जाना। तो सेल क्या है? सारा सुकड़ जाएगा, उसका भी वॉल्यूम खराब हो जाएगा। तो जब सेल को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब उसके वॉल्यूम को कुछ भी नहीं होगा, सेम वॉल्यूम में रहेगा। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो सेल तब भी सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा। और अगर हम उस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब भी सारा सेल जो है वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। सो इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे कि फ्रेश वाटर, एनिमल सेल्स मस्ट हैव वे टू प्रिवेंट एक्सेसिवली एंटर ऑफ वाटर। तो जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो सेल को क्या करना चाहिए? सेल को क्या होना चाहिए? प्रिवेंट करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। किस तरह बचाना चाहिए? कि उसके अंदर पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा दाखिल ना हो। और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जैसे कि सी वाटर है, समंदर का पानी होता है, उसके अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे प्रिवेंट करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, कि सेल में से ज़्यादा पानी जो है वो बाहर की तरफ लूज़ ना हो जाए। तो अगर पानी सेल के अंदर ज़्यादा दाखिल हो जाएगा तो भी सेल रप्चर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और अगर सेल के अंदर से पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो भी सेल ख़राब हो जाएगा, उसका साइज़ ख़राब हो जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में, ठीक है, एनिमल सेल्स के साथ क्या होता है? कि एनिमल सेल्स में क्या है? उसके अंदर वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी आएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी आएगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी आएगा। तो अगर आपसे एनिमल सेल का पूछा जाता है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में तो आप इन तीनों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट में वाटर बैलेंस प्रोग्राम जो है वो क्या है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स आर सम व्हाट डिफरेंट फॉर प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में क्या है? ये कुछ जो है डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल। किस लिए मुख्तलिफ है? क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल में सेल वॉल्स नहीं होती। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एक मेन डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो मोस्ट प्लांट सेल्स लिव इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ज़्यादातर जो प्लांट सेल्स है वो कहाँ पे रहते हैं? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं।
सो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट्स की, ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स देन इन सेल, एज अ रिजल्ट वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड सेल। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वाटर जो है मूव करता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की तरफ मूव करता है, एंड देन इनसाइड वैक्यूल, और फिर कहाँ पे चला जाता है, वैक्यूल के अंदर चला जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि वैक्यूल होता है, और अगर होता है एनिमल सेल में भी है, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है कि जब वाटर जो है प्लांट सेल के अंदर एंटर होता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, वैक्यूल के अंदर चला जाता है। व्हेन वैक्यूल इंक्रीज इन साइज, और उससे क्या होता है, वैक्यूल का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। साइटोप्लाज्म प्रेस फॉर्मली अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ सेल वॉल विच एक्सपैंड्स अ लिटिल, जिससे क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, लिटिल थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाती है। क्यों एक्सपैंड करती है, क्योंकि जो सारा जो वाटर है जो कि सेल के अंदर मूव किया है वो सारा कहाँ पे आ जाता है, वैक्यूल में आ जाता है, और वैक्यूल का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वैक्यूल का साइज इंक्रीज होने की वजह से सेल वॉल जो है उसका जो साइज है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। लेकिन प्लांट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल डज नॉट रप्चर, प्लांट सेल्स क्या है, रप्चर नहीं होता, खराब नहीं होता, बट इंस्टेड बिकम्स रिजिड, और बल्कि क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। In this condition, the outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure, and the phenomenon is known as turgor. And in isotonic environment, the net uptake of water is not enough to make the cell turgid and it is flaccid. तो जब हमारे पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में प्लांट सेल को रखा जाएगा तो उसमें क्या होगा कि वाटर जो है वो क्या होगा, सेल जो है उसकी वजह से टर्जिड नहीं होगा, एंड इस फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होता है लूज, ठीक है, कि उसकी वजह से ना तो वो रिजिड होगा ना ही वो रप्चर्ड होगा, बल्कि क्या रहेगा, लूज रहेगा। और इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, अ प्लांट सेल लूज वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, उससे क्या होगा कि प्लांट सेल में क्या होगा, वाटर जो है वो लूज हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म उससे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। और जब साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मोलाइसिस है। इसमें आपसे बेटा डिफाइन पूछी जा सकती है टर्जर प्रेशर की, प्लाज्मोलाइसिस की, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाटर बैलेंस प्रोग्राम जो है, प्रॉब्लम जो है वो प्लांट सेल में किस तरह एग्जीक्यूट होती है। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है एनिमल सेल का भी और प्लांट सेल का भी। यहाँ पे एनिमल सेल के अगर आप देखें तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, मीन्स को तीनों सोल्यूशन दिए हुए हैं। और यहाँ पे एनिमल सेल का बताया गया है कि अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो हाइपो का मतलब क्या है कि उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार क्या होगी, कम होगी। जब सोल्यूट की मिकदार कम होगी तो उससे क्या होगा, वाटर जो है वो एंटर हो रहा है, और जब वाटर जो है बहुत ज़्यादा एंटर हो जाएगा सेल के अंदर तो उससे क्या होगा, सेल जो है वो रप्चर्ड हो जाएगा। ये देखें आप, दो तीन जगह से क्या है, ख़राब हो चुका है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि जितना वाटर जो है सेल के अंदर जा रहा है उतना ही क्या है, सेल से बाहर भी आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ये वाटर सेल के अंदर जा रहा है और उसी मिकदार से वाटर जो है वो बाहर भी आ रहा है। तो जितनी मिकदार पानी के अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है, जिसकी वजह से सेल के साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सेल ना तो क्या होगा, श्रिंक होगा, ना ही रप्चर्ड होगा। या आइसोटोनिक सोल्यूशन की क्या है यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। देन यहाँ पे हमारे पास थर्ड है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक का सोल्यूशन का मतलब आपको पता है, जिसके अंदर क्या होगा, सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी। तो जब सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या है, वाटर जो है मूव करेगा आउटसाइड। जब वाटर जो है वो सेल में से ज़्यादा मूव कर जाएगा आउटसाइड की तरफ तो सेल जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और सेल का साइज़ यहाँ भी देखें ख़राब हो चुका है। उसका वॉल्यूम जो है जो पहले था वो नहीं रहा। ये सेल का एक्चुअली वॉल्यूम है नॉर्मल वाला, लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो रप्चर्ड हो चुका है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या है, वो श्रिंक हो चुका है। ओके अगर अब हम लोग प्लांट सेल के हिसाब से देखते हैं तो प्लांट सेल में क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है, और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे प्लांट सेल में सेल वॉल भी दी गई है, जबकि एनिमल सेल में हम लोगों को सेल वॉल नहीं दी गई थी। देखें यहाँ पे ऊपर कोई सेल वॉल नहीं दी गई, जबकि एनिमल सेल में क्या है, सॉरी प्लांट सेल में हम लोगों को सेल वॉल दी गई है। जिससे क्या हो रहा है, जब पानी दाखिल हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, जो सेल के अंदर वैक्यूल है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, और पूरा सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा।
आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या है कि वाटर एंटर भी हो रहा है और वाटर एक्सक्रीट भी हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लैसिड है, मींस के लूज है। यहाँ पे ना तो कोई टर्जिडिटी हो रही है ना ही कोई श्रिंक हो रहा है सेल। तो यहाँ पे क्या है, आइसोटोनिक में सेम मिकदार रहेगी, पानी जितना एंटर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, वहाँ से लूज हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। देन एट द लास्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है, वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। जब पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ये देखिए आप लोगों को वैक्यूल जो है जो नज़र आ रहा है ये श्रिंक हो चुका है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। स्टूडेंट, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन एनिमल एंड प्लांट सेल। आप इसको इस डायग्राम की मदद से क्या है सारा एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैंने आपको एनिमल सेल का बताया, फिर आपको प्लांट सेल का बताया। तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ करते हुए इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को फिल करेंगे, इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा ओपनिंग इन लीफ एपिडर्मिस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। जो स्टोमेटा है जो कि एपिडर्मिस क्या करते हैं कि जो लेयर सबसे बाहर वाली साइड पे होती है, तो लीफ की पत्ते की जो एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और वो किससे कवर होते हैं, गार्ड सेल्स से। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज। तो दिन के टाइम क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, गार्ड सेल्स जो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। एंड सो आर हाइपरटोनिक। तो ये क्या तब इनकी कंडीशन क्या होती है कि ये हाइपरटोनिक होते हैं। क्यों हाइपरटोनिक होते हैं, क्योंकि डे टाइम होता है, ग्लूकोज बन रहा होता है, तो इसके अंदर हायर कंसनट्रेशन होती है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट है, तो जब सोल्यूट की मिकदार हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, हायर कंसनट्रेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास हाइपरटोनिक की कंडीशन होगी। देन देयर नियर बाय एपिडर्मिस सेल्स, वाटर एंटर्स them from other cells and they swell। वाटर जो क्या है इनके अंदर एंटर होता है और ये क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इन दिस फॉर्म दे assumed a rigid board shape। जब वाटर जो है उनके अंदर एंटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी बॉड शेप बन जाएगी। बॉड शेप क्या होती है, ये वाली शेप, इस तरह, ठीक है, ये एक कर्व की तरह बन जाती है। और दरमियान में इनके क्या आ जाएगा, पोर, ठीक है, एक सुराख जो है, एक पोर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एट नाइट व्हेन देयर इज लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। और जब रात के वक्त सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रात के वक्त सोल्यूट कंसंट्रेशन कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि रात के वक्त ग्लूकोज नहीं बन रहा होगा। तो जब ग्लूकोज नहीं बन रहा होगा रात के टाइम पे, तो सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन गार्ड सेल्स में वाटर लीव्स देम, वाटर जो है वहाँ से निकल जाएगा। एंड दे बिकम फ्लैसिड, और ये क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह बिल्कुल साथ साथ जुड़ जाएंगे। इन दिस फॉर्म बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर एंड द ओपनिंग इज क्लोज्ड। उसमें साथ क्या होगा, बोथ गार्ड सेल जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे और ओपनिंग जो है उनकी क्लोज्ड हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। सो दिस इज द शेप। ये देखिए यहाँ पे गार्ड सेल की आप लोगों को दिखाई गई है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, स्टोमा ओपन है। उससे क्या हो जाएगा कि ये एक बोर्ड शेप बन गई है और दरमियान में एक पोर क्रिएट हो गया है। और जब गार्ड सेल जो है वो रात का टाइम होगा, स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो ये दोनों गार्ड सेल्स आपस में मिल जाएंगे और दरमियान में जो एक पोर क्रिएट हुआ था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो जब डे टाइम होगा तो हमारे पास स्टोमा जो है वो हमें इस शेप में नज़र आएगा। लेकिन जब हमारे पास रात का टाइम होगा तो हम लोगों को क्या है, ये वाली जो शेप है राइट साइड वाली स्टोमा की नज़र आएगी। मींस के गार्ड सेल्स बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और इनमें से जो पोर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने इस लेक्चर में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा है, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पढ़ी है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हमने एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में दोनों में पढ़ी है। और लास्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने स्टोमेटा या स्टोमा के बारे में जाना है।